कहा जाता है कि साइंस इज अ गुड सर्वेंट बट द बैड मास्टर, यानी कि विज्ञान का अगर सही उपयोग किया जाए, सदुपयोग किया जाए तो वो एक लाभदायक परिणाम देता है। लेकिन हाँ, अगर विज्ञान का, साइंस का दुरुपयोग किया जाए तो परिणाम थोड़े निराशाजनक या फिर खराब रह सकते हैं। और 21वीं सदी के अंदर विज्ञान की सबसे बड़ी खोज कही जाए किसी चीज को तो वो है सोशल नेटवर्किंग साइट। काम तो इनका होता है ये लोगों को कनेक्ट कर सके, सोशल मीडिया लोगों को एक दूसरे के पास ला सके, लेकिन ये सोशल मीडिया आजकल लोगों को गुमराह भी कर रहा है, जिसकी वजह से क्राइम्स यानी कि अपराध भी हमें देखने को मिल रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अरुण शर्मा और आज जेन नेक्स्ट के इस मंच पर हम इस बात पर चर्चा करेंगे अगले आधे घंटे के लिए कि आखिरकार सोशल मीडिया क्राइम्स को कितना बढ़ावा दे रहा है और किस तरह से रोक सकते हैं। युवा जो कि 65% आबादी जो कि 35 साल से कम की एक यंग इंडिया जिसे हम कहते हैं, यंग इंडिया के गुमराह तो नहीं हो रहा सोशल मीडिया की वजह से। किस तरह से सोशल मीडिया का सदुपयोग किया जा सकता है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आज आप जो गेस्ट का पैनल है उनसे आपको रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पवन दुग्गल जो कि जाने माने एडवोकेट और साइबर एक्सपर्ट हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर जेन नेक्स्ट में। और साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं नरेश अजवानी जो कि एक जाने माने साइबर एक्सपर्ट है। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और जो तमाम यंगस्टर्स आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं आपका भी स्वागत करता हूं हमारे इस जेन नेक्स्ट के मंच पर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मैं आप यंगस्टर्स से ही एक ओपिनियन लेना चाहूंगा। सबसे पहले तो कितने लोग ये सोशल मीडिया पे एक्टिव है? काफी ज्यादा, अगर अपना हाथ उठा सके आप लोग। ऑलमोस्ट सभी लोग एक्टिव है। कोई आप में से ऐसे हैं जिनका कुछ एक्सपीरियंस रहा हो सोशल मीडिया में, जो क्राइम्स के कुछ शिकार हो? कोई अगर एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहें यहाँ पे, आप अपना नाम बताइए और क्या कुछ एक्सपीरियंस है। सर, आई एम अवनीत कौर। मेरी एक फ्रेंड थी, उसकी आईडी फेसबुक की हैक की गई थी। ठीक है, तो 5-6 दिन तो वो बहुत परेशान रही। उसने अपने भाइयों से बोला, सबसे बोला, बात की, लेकिन 6-7 दिन बाद वो दूसरी आईडी बना के एक्टिव हो गई उस पर। तो जो आईडी हैक हुई, सपोज मेरी आईडी कल हैक हो जाती है तो मेरे पास क्या मेजर्स है, मैं क्या करूँ? ठीक है सर, आजकल सोशल नेटवर्किंग साइट पर बहुत लड़कियां ऐसी हैं जो अटैक से बचना चाहती हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमारे पास कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम यूज़ करें और कैसे हम बच सकते हैं इन सब चीज़ों से। देखिए, पहली बात तो अगर आज आप फेसबुक पर जाते हैं तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि आपकी जो भी कंडक्ट हो रहा है, जो कुछ भी आप प्रकाशित कर रहे हैं, वो कानून के दायरे के तहत आता है। हमारे भारतवर्ष में एक कानून है, भारत का सूचना प्रौद्योगिकी कानून, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सन 2000। ये वो कानून है जो तमाम सारे आपकी गतिविधियां सोशल मीडिया पर कवर करता है। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया पर आप जो कुछ भी करते हैं वो आप डेटा और इंफॉर्मेशन इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म पे करते हैं, और डिजिटल फॉर्मेट भारत के साइबर लॉ में संपूर्णतः कवर हो गया है। तो अगर आप कुछ ऐसी चीज प्रकाशित करते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो गलत है तो आप पर कार्रवाई हो सकती है। कुछ अश्लील चीज प्रकाशित करते हैं या अश्लील जानकारी को आप ट्रांसमिट करते हैं या प्रकाशन या ट्रांसमिशन में सहायता प्रदान करते हैं तो वो भी कानून के दायरे में आता है, एक दंडनीय अपराध है। और साथ ही साथ ये जो जितने फेसबुक जैसी प्लेटफॉर्म्स हैं उन्हें कानून में इंटरमीडिएट यानी कि नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर का दर्जा दिया गया है। कानून उन्हें कहता है कि आप ड्यू डिलिजेंस और सावधानी बरतेंगे जब आप अपनी ड्यूटीज का निर्वाह करते हैं। लिहाजा उनकी ये ड्यूटी बनती है कि आप उनके जब उपभोक्ता हैं और उनके प्लेटफॉर्म पर आते हैं और कहीं आपको तंग किया जा रहा है तो आप उन्हें तुरंत नोटिफाई करेंगे उनके अब्यूज सेक्शन पर जाकर। और कानून तो ये भी कहता है कि प्रत्येक प्लेटफॉर्म को ग्रीवेंस ऑफिसर नियुक्त करना चाहिए, और ये वो ग्रीवेंस ऑफिसर है जिन्हें आप ईमेल के माध्यम से उन्हें शिकायत कर सकते हैं, और वो ड्यूटी बाउंड है एज पर लॉ कि वो 30 दिन में कम से कम आपकी जो भी कंप्लेंट है उसकी रिड्रेसल मैकेनिज्म करेंगे। ये तो कानून बोलता है। बल्कि साथ ही साथ बहुत और ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको ज़्यादा जानकारियां देते हैं, और जहां आपको लगता है कि आप कोई खासे साइबर क्राइम के शिकार होते जा रहे हैं तो केवल सर्विस प्रोवाइडर को ही आपने नोटिफाई नहीं करना, अगर आवश्यकता हुई तो पुलिस को भी आपने ज़रूर बताना है। क्यों? क्योंकि अगर आज चीज छोटी है कल बहुत बड़ी हो गई तो हो सकता है आपको उस बुनियादी समस्या का सामना करना पड़ जाए। बिल्कुल, लेकिन अजवानी साहब, जैसा कि हम रिसर्च करें तो हमने ये पाया कि चीटिंग जो है, अगर सोशल मीडिया में देखा सबसे मैक्सिमम पाई जाती है कि जब चीटिंग की अगर बात आती है सबसे ज्यादा चीटिंग की जाती है। 9 टाइम्स तो 10 साल के अंदर ये बढ़ चुका है जो साइबर क्राइम है सोशल की, अगर मीडिया की बात की जाए। ऐसे में जो हमारे यंगस्टर्स, अगर आप इन्हें समझा सके इस बात को, वो क्या लिमिट होनी चाहिए, लक्ष्मण रेखा क्या होनी चाहिए कि भाई अब शिकायत करने का समय आ चुका है। कई लोग को जैसे फेसबुक एक मीडियम है या और भी जो सोशल मीडिया पे जो कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं
वो क्या लक्ष्मण रेखा हो कि भाई अब समय आ चुका है, शिकायत करनी चाहिए, अपनी आवाज अब उठानी चाहिए, अब क्राइम का शिकार नहीं होना चाहिए? देखिए, आवाज़ तो तभी उठा देनी चाहिए जब आपको पहली बार परेशानी हो। मगर इससे पहले मैं उनका जो एक प्रश्न था कि फेसबुक में आप कंप्लेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको बताऊं, फेसबुक में आप ज़रूर कंप्लेंट कर सकते हैं और वो इमीडिएट एक्शन लेते हैं आपकी कंप्लेंट पे। आपके पास लॉगिन करके पोस्ट का एक अपॉर्चुनिटी है, आप उनको डालिए कि ये पोस्ट पर्टिकुलर जो आई हुई है ये आपके वैल्यू सिस्टम से या एक सोशल एक्सेप्टेंस के सिस्टम से एक्सेप्टेबल नहीं है, तो इमीडिएट एक्शन होगा। अब आ गई बात इसकी एज की। आप लोग युवा हैं, मैं आप लोगों को एक बात बहुत ही गहराई से बताना चाहूंगा मगर सिंपल तरीके से। वेब का मतलब ही जाल है। आप इस जाल में घुसने वाले हैं या अंदर हैं। आपको अभिमन्यु नहीं बनना है। आपको इस जाल के सारे दरवाजों को पार करना आना चाहिए और वापस भी आना चाहिए। अगर आपके पास ये ज्ञान नहीं है तो आप इस जाल में मत जाइए। हो नहीं सकता, क्योंकि आपके पड़ोसी भी जाते हैं। तो अब आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है इस वेब की दुनिया को, जिस तरह से हमने रियल वर्ल्ड के अंदर अपनी सेल्फ रेगुलेशंस अपने पर चेक रखते हैं। सड़क पे जाके जो अगर कोई बदतमीजी करता है हम उसको रोकने की कोशिश करते हैं। हमें खुद अपने इनिशिएटिव्स दिखाने पड़ेंगे। अगर आपकी फ्रेंड के साथ हुआ है, आप लोगों को अपने इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे। नहीं तो क्या होगा, जो हमने आज 2 दिन पहले खबर पढ़ी, सुना, मॉफ पिक्चरें डाली गई और उस लड़की ने और उसके साथ ना मिलने की वजह से वो डिप्रेशन में गई और उन्होंने एक अपना सुसाइड का कदम उठाया। अगर आप चाहते हो कि ये आपके किसी दोस्त के साथ ना हो तो आपको मिलके उसको ब्लॉक करना पड़ेगा या रिपोर्ट करना पड़ेगा या पुलिस को बताना पड़ेगा। अगर जरूरत पड़े जिस लेवल की कंप्लेंट को ले जाना है उस लेवल पे आप कंप्लेंट को लेके जाइए, मत डरिए। ये रियल वर्ल्ड की तरह है। अगर आप चुप रहेंगे तो वो आप और परेशान होंगे। कल वो हैं, आज आप हो। कल वो हैं और आज आप हो सकते हैं, तो आपको तुरंत से एक्शन करने की जरूरत यहाँ पे आ जाती है। लेकिन कुछ और सवाल मैं यहाँ इस तरफ से लेने की कोशिश करता हूँ। आई होप कुछ सवाल यहाँ से मिले। आपका कोई सवाल यहाँ पे? जैसे कि हम देख रहे हैं कि सबसे, अगर जुर्म की बात करें तो सबसे उसका बढ़ने का सबसे बड़ा जो सोर्स है वो सोशल नेटवर्किंग का है। लेकिन सर इसके लिए हमारी सरकार जो है बहुत सारा कदम उठा रहा है कि हम नेटवर्क से जुड़े। तो सर ये कितना हद तक सही होगा? ठीक है, यानी कि ठीक है, मैं आपका सवाल समझ गया। ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे डिजिटल इंडिया जैसे हम इनिशिएटिव ले रहे हैं, रूरल डिमांड जिस तरह से बढ़ रही है, हम रूरल जगह भी जाकर के डिजिटल इंडिया के तहत सबको कंप्यूटर और इंटरनेट से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है, जो एक इनोसेंट आदमी पहली बार जिसके पास इंटरनेट आएगा वो एक्सपोज होगा, मे बी इनोसेंट के तहत ही हो सकता है क्राइम का शिकार हो जाए। ऐसे में वो क्या कुछ कर सकता है और गवर्नमेंट क्या कुछ कर सकती है? दुग्गल साहब, क्या गवर्नमेंट ऐसे मेजर्स ले सकती है कि जैसे अब डिजिटल पेनिट्रेशन बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे क्राइम, जो साइबर क्राइम है, उससे लड़ने के तरीके भी निकाल सके? दोनों बातें। पहला कि अगर आप खुद पहली बार उपभोक्ता हैं जो आकर सरकार की डिजिटल सेवाओं का आनंद ले रहे हैं, तो आपको आभास होना पड़ेगा कि सरकार ने ऑलरेडी आपकी सुरक्षा हेतु बहुत सारे कदम उठा रखे हैं। केंद्रीय सरकार ने सन 2013 में एक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति का गठन किया। ये वो साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी है जो डिटेल में, विस्तार में परिभाषित करती है कि भारत का वर्तमान स्टैंड क्या है साइबर सुरक्षा हेतु। साथ ही साथ ये पॉलिसी अब अलग अलग जगहों पर इंप्लीमेंट की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत ज्यादा फोकस्ड हैं भारत को एक डिजिटल सुपर पावर में ट्रांसफॉर्म करने में, और ये तब्दीली आने में मुझे लगता है कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का एक अभिन्न योगदान होगा, क्योंकि ये डिजिटल इंडिया कार्यक्रम भारत को एक डिजिटल नॉलेज सोसाइटी और इकोनॉमी के रूप में परिवर्तित करेगा 2018 तक। लेकिन परिवर्तन के साथ साथ आवश्यकता है कि हम जो लोग, जो बुनियादी ढांचे की जो पिरामिड है, उनको भी हम जरूर देखें, अपनी बुनियादों को जरूर उस पर नजर डालें। और उसके लिए जरूरी है कि जो यूजर्स हैं डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म्स के, उनको आप इन्फोर्समेंट के लिए, उनको अवेयरनेस के लिए आप ज्यादा जागरूक बनाएं,
उन्हें बताएं कि अगर उन्हें सरकारी सेवाएं नहीं मिलती तो उन्हें कहां कहां जाना है, और अगर कहीं ना कहीं साइबर क्राइम का शिकार हो रहे हैं तो उन्हें क्या क्या करना है। आज ऑलरेडी सरकार ने अलग अलग क्षेत्रों में साइबर क्राइम सेल्स घोषित कर दिए हैं। हर स्टेट में लगभग एक साइबर सेल आ गया है, लेकिन कानून तो उसके दूर तक जाता है। अगर आपके शहर में, आपके गांव में साइबर सेल है तो वहां जाइए, लेकिन अगर साइबर सेल नहीं भी है तभी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि कानून कहता है कि आप किसी भी पुलिस अधिकारी जो पुलिस इंस्पेक्टर लेवल का अधिकारी है उसके यहां जा सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं, और वो किसी प्रकार के साइबर क्राइम को इन्वेस्टिगेट कर सकता है और प्रोसिक्यूट कर सकता है। जी, आखिर ये साइबर क्राइम्स इतना बढ़ क्यों रहे हैं? 10 साल में 9 टाइम्स बढ़ जाना, 70% तक हमने देखा 2014 की बात करें क्राइम्स बढ़े हैं। ये यंगस्टर्स ही हैं आखिर वो जो साइबर क्राइम्स के शिकार भी होते हैं और साइबर क्राइम्स करते भी हैं, एक तरह से यंगस्टर्स ही जो होते हैं। ये इंडिया में मतलब ग्लोबली भी होता है, लेकिन क्यों ऐसा होता है कि साइबर क्राइम इतना बढ़ता चले जा रहा है? कोई स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल रीजन भी है क्या इसके पीछे? अरुण जी, मैं आपसे बिल्कुल डिसएग्री करता हूं। पहली बात, थोड़ा सा हम इनकी लैंग्वेज में, डिजिटल इंडिया और क्राइम। डिजिटल इंडिया प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक ऐसा इनिशिएटिव है जो पहले पीसेस में बटा हुआ था। जब भी कोई चीज़ आप पीसेस में लेते हो तो कुछ आगे बढ़ती हैं, कुछ पीछे रह जाती हैं। तो हमारे मोदी साहब ने उन सारे प्रोग्राम्स को इंटीग्रेट किया। हमारे प्राइम मिनिस्टर का ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव था कि आप कोई भी प्रोग्राम चलाइए तो उसको एंड टू एंड देखा जाए। अब इस प्रोग्राम के इम्प्लीकेशंस जो आप कह रहे हैं, एक क्राइम भी है। जब टेलीविजन आया तो लोगों ने कहा टेलीविजन का बुरा असर पड़ेगा। कंप्यूटर आया तो लोगों ने कहा कंप्यूटर का बुरा असर पड़ेगा। जब पिक्चरें आई थी शुरू में, जब मूवीज आती थी तो लोगों ने कहा मूवीज का भी बुरा असर पड़ेगा। तो जो प्रॉब्लम का साइज जो आप बोल रहे हैं वो इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि हम इंटरनेट से, वेब से सिर्फ क्राइम ही नहीं लेते हैं, हम वहाँ से एजुकेशन लेते हैं, हम वहाँ से रिलेशनशिप लेते हैं, हम वहाँ से रिसर्चेज लेते हैं। तो जब हम सिर्फ क्राइम की बात करेंगे तो लगेगा कि सिर्फ क्राइम निकलता है वेब से। तो क्राइम का जो प्रोपोर्शनेट है वो जिस तरह से रियल दुनिया में 1% 2% है, उसी तरह से इंटरनेट में भी उतने ही परसेंटेज के लोग एक या तो ऑर्गेनाइज क्राइम में है या इनोसेंट क्राइम में है। बाकायदा लीगल प्रोटेक्शन है आपके पास, मगर इस जर्नी के लिए आपको अपनी मैच्योरिटी या सेल्फ रेगुलेशन अपने पर चेक और उन लोगों पे चेक अपना एग्जर्ट करना पड़ेगा। और ये जर्नी अभी शुरू हुई है। 1995 में ही इंडिया में इंटरनेट आया था, तो अभी तो 20 साल का लड़का हो गया है या लड़की हो गई है। उनका टाइम आ गया है जब उनको बताना पड़ेगा कि ये अब आपके जो आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देते हो या किसी का गुस्से में आके आप आईडी हैक कर लेते हो, ये मजाक नहीं है, ये क्राइम समझा जाता है। और टाइम आ गया, और डिजिटल इंडिया के अंदर बाकायदा ये प्रोग्राम है जहां पे अवेयरनेस दी जाए। दो चीजें आती हैं कि एक तो अवेयरनेस फैलाने की जिम्मेदारी किसकी, यंगस्टर्स की, ऑर्गेनाइजेशंस की, सरकार की। इसमें विस्तार से बात करूंगा, लेकिन दुग्गल साहब, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आजकल बेशुमार हो रहे हैं। जहां देखिए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। साइबर क्राइम्स की बात करें तो ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट आया था कि भाई साइबर क्राइम्स के तहत फाइनेंशियल क्राइम्स भी अब होने लग गए हैं। इस क्राइम को क्या रोका जा सकता है? इसके लिए कौन आगे आएगा? देखिए, साइबर क्राइम को अगर आप देखा जाए तो ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में विभाजित कर सकते हैं। साइबर क्राइम्स अगेंस्ट पर्संस, अगेंस्ट प्रॉपर्टी एंड अगेंस्ट नेशंस। तो जो प्रॉपर्टी अगेंस्ट वाले होते हैं और पर्संस अगेंस्ट होते हैं, उनमें बहुत सारे फाइनेंशियल साइबर क्राइम्स आ जाते हैं। आज की तारीख में अब जो साइबर क्रिमिनल है वो काफी ज्यादा परिपक्व हो चुका है, काफी मैच्योर हो चुका है। अब वो केवल अपनी टेक्नोलॉजिकल सुपरियोरिटी को प्रदर्शित करने के लिए साइबर क्राइम नहीं करता, वो करता है ताकि उसे ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक यानी कि पैसे का फायदा हो। लिहाजा उद्देश्य बहुत स्पष्ट है कि वो कहीं ना कहीं आपकी जेब में सेंध लगाना चाहता है, और उसको लगाने के लिए वो नए नए प्रकार के तरीके अपनाता है। चाहे वो आपको बेवकूफ बनाना, चाहे वो आपके ट्रस्ट को अनफॉर्चुनेटली या और किसी परिस्थितियों में ले लेना और फिर उसका दुरुपयोग करना, कहीं आपको गुमराह करना, कहीं आपकी आइडेंटिटी को चुरा कर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करना। अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको स्टॉक करना, ताकि आपकी कांस्टेंट फॉलोइंग से उसे पता लग जाए कि आपकी क्या महत्वपूर्ण नंबर्स हैं या क्रेडिट कार्ड डिटेल्स हैं जिसका दुरुपयोग हो सकता है। तो ये कहना कि फाइनेंशियल साइबर क्राइम्स
होंगे ही नहीं, ये असंभव वाली बात है, लगातार होते रहेंगे। सवाल ये है कि हम कितनी जल्दी वो फासला जो है साइबर क्रिमिनल्स और पुलिस का है उसको कम कर सकें। इसलिए आवश्यकता है कि ज्यादा से ज्यादा जागरूकता फैलाई जाए। जो आम उपभोक्ता है, जो यूजर है, जो यूज कर रहा है, वो अनफॉर्चुनेटली अनभिज्ञ है। उन्हें लगता है कि ये साइबर क्राइम कहीं पाश्चात्य देशों में होते हैं, मेरे साथ तो खैर हो ही नहीं सकते। ये गलत धारणा, ये गलत जो मानसिकता है, इसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा कई बार कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं, कई बार अपनी इतने ज्यादा नेग्लिजेंट हो जाते हैं कि चीजों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जहां पर लोगों ने अपने महत्वपूर्ण बैंकिंग ट्रांजैक्शन डिटेल्स अपने सेल फोन पर रखे हुए हैं बिना पासवर्ड के, अपने यहां तक कि अपने जो डेस्कटॉप पर है उसके ऊपर स्टिकी नोट्स के साथ लगा रखे हैं। लोग अक्सर ये भी नहीं देखते कि देखिए आज आपकी जो जानकारी है वो पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण है, ज्यादा वैल्यूएबल है। अगर ये जानकारी साइबर क्रिमिनल के हाथ पड़ गई तो इसी का दुरुपयोग करके आपके बैंक अकाउंट में जितनी सारी जानकारी है, जितना सारा पैसा है, वो निकाल ले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमें उपभोक्ताओं की जो अवेयरनेस लेवल्स हैं, जागरूकता है, उसको बढ़ाना पड़ेगा। आप ये कहें कि ये काम सिर्फ सरकार का है, मैं इससे साथ बहुत ज्यादा अग्री नहीं करता हूं। मुझे लगता है कि सारे स्टेक होल्डर्स का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। तो कहीं ना कहीं हमें खुद जागरूक होना पड़ेगा। आपने कहा टेररिज्म, आपने कहा क्राइम। ये क्राइम जैसे पवन जी ने उनको 3 हिस्सों में बांटा, मैं इसको 3 लेबल्स में डालना चाहता हूं। एक है साइबर बुलिंग, जिससे आप युवा बहुत परेशान हो। फिर है साइबर क्राइम, जिससे प्रोफेशनल्स जिनके बैंक अकाउंट हो गए हैं, जिनके पास कोई ऐसी इनोसेंस की एक ऐसी ग्रीड की अपॉर्चुनिटी आ जाती है जिसके वो विक्टिम हो जाते हैं। तीसरा है साइबर टेररिज्म, जो आपने उठाया कि कहीं बाहर से कुछ हमारे पास वेयर अटैक आ जाएं और सब कुछ हो, और उसको किस तरह से रोका जाए। इन तीनों की रेमेडी अनफॉर्चुनेटली रादर मेजॉरिटी इस प्रॉब्लम की रेमेडी एक ही है, और मेरे ख्याल से हमें ये चेंज लाना चाहिए। अगर हम जो एक्ट हमने बनाया है उसमें बुलिंग की अलग तरह की प्रोविजनिंग करें और उसकी कंप्लेंट ऑनलाइन अलाउ करें, और उस पर एक्शन, ना कि जेल हो, मगर एक जिस तरह से स्कूल में बुलिंग की पनिशमेंट होती है उस तरह की पनिशमेंट का प्रोविजन हो। मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम का जो स्कोप है बहुत ज़्यादा एड्रेस हो जाएगा। अब आ गई बात क्राइम की कि व्हाट्सएप में जब कोई इस तरह की आपको इनवाइट आता है और बाद में आप सफ़र करते हैं या मेल आती है, हमारी जब तक ये आदत नहीं जाएगी कि आंख बंद करके आई एग्री और जल्दी जल्दी काम करना चाहता हूं, मैं स्मार्ट लगूंगा, तेज काम करूंगा तो स्मार्ट लगूंगा। हमें इस नेचर को, इस प्रैक्टिस को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। डिटेलिंग करना बहुत जरूरी है, तभी कोई देश बढ़ता है। देश ने बहुत एग्जाम्पल्स दिखा दी हैं तेज काम करके। टाइम आ गया है जब आप लोग डिटेलिंग में जाइए। जब भी कोई बात का साइन करना हो तो कम से कम उसको 3 बार पढ़िए कि किस तरह का एक्सेस आप अपने मोबाइल फोन में उस एप्लीकेशन को दे रहे हैं, और आपके पास अपॉर्चुनिटी है उन एक्सेस को हटाने की। आप मना कर सकते हो कि इस आपकी जो एप्लीकेशन डाउनलोड हो रही है मेरे लिस्ट ऑफ फ्रेंड्स को नहीं जाएगी, और वो एक्सेप्ट करेंगे। हम लोग जल्दी जल्दी करने के दिखाने में कि हम बहुत अच्छी तरह से इंटरनेट सीख गए हैं, आई एक्सेप्ट करते हैं। अब टेररिज्म जो है वो ऑल टुगेदर डिफरेंट अप्रोच है उसके लिए इंडिजिनियस अप्रोच है। अगर आप फॉरेन इक्विपमेंट्स लगाएंगे और अपने देश का इंफ्रास्ट्रक्चर उन पे डिपेंडेंट कर देंगे तो तैयार होइए, किसी दिन जब कभी कोई ऐसी अनहोनी हो जाए तो वो लोग उस बात का फायदा उठा सकें। और शायद उसी के लिए तैयारी करने की भी हमें जरूरत है। लेकिन दुग्गल साहब, आपके पास आना चाहूंगा, जैसे कि अजवानी जी बता रहे कि ऑनलाइन कंप्लेंट का सिस्टम हो, ऑनलाइन कंप्लेंट की जा सके, क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है भारत के पास में समय पर इतनी सारी कंप्लेंट्स को झेलने के लिए, इतनी सारी कंप्लेंट्स को सुलझाने के लिए? क्या वो मैन पावर, क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है हमारे पास में? आज के वर्तमान युग में फिलहाल नहीं। कारण ये है कि हम लोगों ने भी पॉकेट्स ऑफ एक्सेलेंस बनाए हैं। हमने अलग अलग, अगर आप देखिए, अलग स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट्स ने अपने वेबसाइट्स खोल रखे हैं। कुछ स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट्स ने ये भी आपको सुविधा दे रखी है कि अगर आप चाहें तो ऑनलाइन FIR भी दाखिल कर सकते हैं।
कुछ वेबसाइट्स पर ऐसी सुविधा है कि आप केवल ईमेल के माध्यम से ही अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, उसको फिजिकल तौर पर एक फाइल में कन्वर्ट किया जाएगा और धीरे धीरे कार्रवाई की जाएगी। आवश्यकता यह है कि हम नेशनल डिजिटल नेटवर्क की जब बात कर रहे हैं भारतवर्ष में, जो आधार बनने वाला है डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का, अगर वहां पर हम इस्तेमाल करें कि हम एक यूनिवर्सल तरीके से एक कंप्लेंट मैकेनिज्म दे सकें जो ऑनलाइन हो, जो कोई व्यक्ति हो, जो कोई भी उपभोक्ता हो, वो वहां पर जाकर रिपोर्ट कर सकता है। दूसरी बात, उसे तुरंत एक्नॉलेजमेंट इलेक्ट्रॉनिकली मिल जानी चाहिए, ताकि ये नहीं होना चाहिए मैंने मेल भेजी थी, पता नहीं उसका सबूत है या नहीं। तीसरी बात, उसके अंदर कम से कम एक टाइम लिमिट होना चाहिए कि इस टाइम लिमिट में आपको कार्यवाही करनी है पुलिस अधिकारियों को, और वो टाइम लिमिट 48 घंटे हो सकता है, 72 घंटे हो सकता है, मैक्सिमम हो तो 1 हफ्ता हो सकता है। उसके बियॉन्ड लोगों के पास ज्यादा पेशेंस है नहीं है, बिल्कुल है। लेकिन अजवानी आपका पॉइंट बिल्कुल सही है, आपका पॉइंट लूंगा। मेरा सवाल ये है, वर्चुअल वर्ल्ड में आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे जिसकी आप कंप्लेंट करने जा रहे हैं? आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जिसकी मैं कंप्लेंट कर रहा हूं वो एग्जिस्ट करता है नहीं करता? क्या उस जगह फेकनेस देखने को नहीं मिल सकती है? इस पॉइंट पे क्या कुछ हो सकता है, और आपका क्या पॉइंट था वो भी आप ऐड कर सकते हैं। आप अब थोड़ा सा जो मैंने साइज और स्कोप के बारे में बताया उसको कंबाइन करते हैं। अगर सारी कंप्लेंट्स पुलिस स्टेशन जाएंगी तो हो सकता है हम जो प्रोपोर्शनेट ऑफ पनिशमेंट सोच रहे हैं उसको बढ़ा दें। जी, हमें अगर प्रॉब्लम इतनी है तो हमारी जो अप्रोच और हमारे एफर्ट्स हैं वो उतने ही होने चाहिए। अगर हम उसको भी क्राइम की तरह देखेंगे तो बहुत सारी बातें फिर पुलिस के ऊपर प्रेशर है, बाकी है। जिस तरह से हमारे पास नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन है, क्या उनकी इंगेजमेंट आनी चाहिए एक्शन लेने के लिए? ये सब बातों को हमें जरूर आज डिबेट करना चाहिए, सोचना चाहिए, और इस मीडियम के माध्यम से हमें गवर्नमेंट को प्रपोज करना चाहिए बुलिंग और आप क्राइम को अलग करिए। उसके लिए आप पुलिस को नहीं किसी और अथॉरिटीज को रिस्पॉन्सिबल करिए, जिससे कि उनकी ज्यादा एंगेजमेंट हो, चाहे वो कॉल सेंटर हो। इसी तरह की डिबेट का फायदा उठाइए। बिल्कुल, और इसी डिबेट का सरकार को ये प्रपोज करिए, उसकी कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन आखिरी राउंड है, कुछ सवाल मैं इस तरफ से लेना चाहूंगा इस समय, अगर कोई अपना सवाल उठाना चाहे। आपका कोई पॉइंट? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और इस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, अगर हम आगे जाके अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में सबको ये बात बताना चाहें कि हाँ जी ये डिसएडवांटेजेस हो सकती हैं, ये एडवांटेजेस हैं, लेकिन इसके साथ साथ ऐसा ऐसा तुम्हारे साथ हो सकता है, और जो मेजर्स आज हमने यहाँ पे सीखे हैं कि जो हम उठा सकते हैं वो हम आगे भी अवेयर करें और लोगों को, तो ये क्राइम जो है बहुत हद तक रोका जा सकता है। मेरी बहुत सारी दोस्त हैं जो सोशल मीडिया से अटैच्ड हैं, और वो बहुत सारी हुई हैं जो मतलब उनका शिकार बन चुकी हैं। तो मेरा सवाल ये है कि उन्हें प्रिवेंट करने के लिए क्या करना चाहिए, और उन्हें इस टाइम पर इतनी छोटी उम्र में होना चाहिए कि नहीं? आपकी एज कितनी है? तो 12। अब 12 इयर्स की है। लेकिन देखिए यहीं पे एक केस स्टडी मेरे पास निकल कर के आती है दुग्गल साहब और अजवानी जी। 18 साल में तो फेसबुक कहता है कि आप अपनी आईडी बना सकते हैं। अब अगर इनकी क्लास में लोग 12 इयर्स के अंदर अपनी आईडी बना रहे हैं तो यानी कि तो फेक आईडी ही है, ऑब्वियस सी बात है कि अपनी एज को आप चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ तो जो मेजर यंगस्टर्स हैं, क्या फेसबुक या तो अपनी एज लिमिट कम करे? सबसे पहले इस बात को करेक्ट करिए कि ये क्राइम नहीं है, ये क्राइम नहीं है, ये इनोसेंस है, ये इनोसेंस है। आप उनकी आज की एज की एंगेजमेंट है, उसको आप डिस्करेज मत करिए। ठीक है। आपका क्वेश्चन था कि किस तरह से हम इनको जल्दी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो एनोनिमस होते हैं या जो छुपके से आते हैं। आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनकी आईपी एड्रेस से, और आईपी एड्रेस की अपडेशन जो है वो स्पेशली बुलिंग साइड में हु इज डेटाबेस करके एक सोर्स है, जहां पर अगर हमारे जो लीगल इन्फोर्समेंट के लोग हैं उनके साथ रेगुलर एंगेजमेंट करें, टेलीकॉम डिपार्टमेंट के साथ या एपनिक करके एजेंसी है, तो इमीडिएटली आपको हु इज डेटाबेस में मालूम पड़ जाएगा ये आईपी एड्रेस किसकी है और कहां से है। क्राइम में ये मुश्किल है जी, मगर जो इनोसेंट सिचुएशंस में या एक जेलसी में या वो डिफरेंशिएट करना भी मुश्किल है। लेकिन दुग्गल साहब समय बहुत कम है, आपका आखिरी जो पॉइंट्स आप ऐड करना चाहें सर। पहली बात, आज की तारीख में बच्चे इंतजार नहीं कर रहे कानून का और ना ही इंतजार कर रहे हैं टर्म्स एंड कंडीशंस का। तो हमें भी आभास होना पड़ेगा कि आज बच्चे 8, 10, 12 साल की उम्र में भी सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, लेकिन आ तो रहे हैं। हम उन्हें कितना तैयार कर रहे हैं, कितना हम उनको जागरूक बना रहे हैं कि उन्होंने जो कुछ भी इस सोशल मीडिया पर किया, जाने अनजाने, मैं कहता हूं इनोसेंटली कर दिया, लेकिन कानून तो अंधा है। अगर वो पकड़े गए और अगर रिपोर्टिंग हुई
तो उन्हें भी कानूनी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। तभी जल्द बात से आज सही है। जल्द हम कॉल सेंटर या दूसरा एक इन्फोर्समेंट का प्रोविजन प्लीज इस मीडियम के थ्रू बिल्कुल। अपील करें गवर्नमेंट को कि वो जल्दी से सरकार सुन भी करें। रही है और हो सकता है कि कुछ करने की कोशिश करे। लेकिन बहरहाल आप दोनों का ही दुग्गल साहब, अजवानी जी, आप दोनों का ही शुक्रिया, आप इस मंच पर आए और इन यंगस्टर्स की जो उलझन सुलझाने की कोशिश की। तो बहरहाल इस अंक में इतना ही, लेकिन जो निष्कर्ष ये निकल करके आता है कि अवेयरनेस क्रिएट करना काफी जरूरी है। साइबर क्राइम हर वक्त हर समय दस्तक दे रहा है, लेकिन कैसे उस क्राइम से बचा जा सके ये आपके ऊपर ही निर्भर करता है। चौकन्ने रहिए, टर्म्स एंड कंडीशंस को जरूर पढ़िए जिसे हम जनरली इग्नोर कर जाते हैं, और आप खुद अगर सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, उससे बेहतर कोई चीज हो नहीं सकती। सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि डिजिटल इंडिया को दूर दराज तक ले जाया जा सके, लेकिन साथ ही साथ जिस तरह से साइबर क्राइम बढ़ रहा है, इसके लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि आप लोग खुद जागरूक बने और ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करें। तो बहरहाल आज के इस जेन नेक्स्ट के अंक में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।